धन्यवाद प्रभात जी, आपने बड़े विस्तार से भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के ऊपर जो है बड़ा कड़ा प्रहार किया है। और आपको में जरूरत की बात की है कि आज नौजवानों को उस सच्ची तस्वीर से अवगत कराया जाए। और हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने उस आजादी के समय और उस आजादी की लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका अदा की। लोहिया के समाजवाद के साथ चलने में वास्तव में कितना आनंद आता था। आज जरूरत भी है कि भाई दिग्विजय सिंह मौजूद नहीं है इस समय, मगर जब भी वहां पर हमें इनकी मुलाकात हुई, मुझे उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि देश के निर्माता बनने के लिए सबसे पहले जरूरत है, सबसे पहले अगर देश के नेता बनना है तो स्वयं स्थान मिलेगा। तुम शिखर की तरफ पहुंचोगे, कभी पीछे नहीं रहोगे। मुख्यमंत्री कड़ी में मैं समाजवादी चिंतक और लखनऊ से लगी हुई सीमा से एक किला है बाराबंकी, जिस बाराबंकी से ताल्लुक कुमार बाराबंकी साहब का भी रहा, वारिस साहब का भी रहा। बहुत से ऐसे साहित्यकार क्रांतिकारी रहे जिन्होंने बाराबंकी की सरजमीन पर खड़े होकर बगावत का बिगुल फूंका था। तो हमारे बीच में मौजूद है उसी बिगुल को लेकर आगे चलने में अपनी हमें अवगत कराए पंडित राजनाथ शर्मा जी। जी मिश्रा जी और मुन्ना सिंह जी, त्रिपाठी जी और हमारे छोटे भाई हसीब साहब और हसीब साहब के बड़े भाई। मैं आजादी की लड़ाई के समय नहीं था। मैं सन 1959 से सक्रिय में शामिल हुआ। मैं सीधे डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में शामिल हुआ। बीच के किसी आदमी को मैं जानता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बारे में बस मेरी उनकी कोई ज्यादा मुलाकात नहीं थी। लेकिन बस एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे कुर्बान साहब के बहुत दोस्त थे। उन दिनों कुर्बान डीजीसी में थे और जो उन्होंने उनकी उपस्थिति में एक किस्सा बताया कि वो एक संसदीय कमेटी ने, कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी का इसमें सिलसिला भी जुड़ने जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि वो एक संसदीय कमेटी में अमेरिका गए, जिसके चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी जी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ रुके हो? उन्होंने कहा कि मैं होटल में रुका हूं। उन्होंने कहा फजूल में इतना पैसा बचा लेते और जाके अपने खाते में जमा कर लेते। मैं किसी आदमी से कह दूं तुम उसके वहां रुक जाओ और एक फर्जी टीए लगा दो और वो पैसा तुमको मिल जाएगा। जो आदमी बाद में भारत का प्रधानमंत्री हुआ और जिसके बारे में लोगों की बहुत अच्छी राय। देखिए भारतीय बात वो नहीं जी, ये बात कह रहे वो नहीं कह सकते। नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं था सर। एक आदमी उस संसद में आता था जो भारत का प्रधानमंत्री था, जवाहरलाल, और जो चाहता था क्योंकि उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था और जो यहां से आजादी की लड़ाई में चुने हुए संसद गए थे उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और वहां पर बहस कोई होती नहीं थी। जब डॉक्टर लोहिया सबसे पहली दफे लोकसभा में पहुंचे तो दिल्ली के एक बड़े अखबार ने लिखा था, प्रभात रंजन दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, उसे लिखा था कि डॉक्टर लोहिया का लोकसभा में पहुंचना उसी तरह है जैसे खूबसूरत चीनी मिट्टी की दुकान में कोई हाथी मिल जाए। खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में कोई हाथी मिल जाए। अभी 20,000 रुपए की किसी ने चर्चा की कि आम आदमी जिंदगी गुजारता। पहली बहस हिंदुस्तान की लोकसभा की 3 आने बनाम 13 आने जो हुई, जब डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हिंदुस्तान का आम आदमी 3 आने में रोज जिंदगी गुजार रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा पर 20,000 रुपया खर्च हो रहा है, तो जवाहरलाल जी खड़े हुए और उन्होंने कहा ये इनका कथन बिल्कुल गलत है, 12 आने। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो ये बात और गलत है, 3 आने से भी कम पर जीवन गुजार रहा है। जब भारत का प्रधानमंत्री 12 आने कह रहा है तो कोई मकसद नहीं। नतीजा ये हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन उस टाइम का था उसने कहा न 3 आने न 13 आने,
4.5 आने, देश का रास्ता निकाल दिया। 4.5 आने पर आम आदमी जिंदगी गुजार रहा है। आज जो पूरी सामाजिक स्थिति है, और जैसा प्रभात रंजन दीन साहब ने बताया, वो एक बड़े विद्वान हैं और उनको एक पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है, इसलिए उसमें लोग अध्ययन करते भी हैं। हम लोग तो एक सड़क छाप लोग हैं, टहलते रहते हैं, अवसर मिला तो पढ़ लिया और नहीं तो टहलते रहे। आज सारी जो स्थिति है वो नष्ट हो गई है भारतीय राजनीति की। लोकतंत्र पूरी तरह से असफल हो गया है। जो नौजवान लोग भारतीय राजनीति में आ रहे हैं वो एक दिन आए और दूसरे दिन एमएलए बनना चाहते हैं। आज राजनीतिक दल को एक साहब ने कहा कि बंगलौर का चुनाव हो रहा है, देवा हाजी साहब की मजाक के एक साहब मेरे पास आए और उनका ये लड़का मजाक बनाता है, आप किसी तरह से देवगौड़ा को फैला दीजिए। मैंने एक अपने मित्र को दिल्ली में कहा, उन्होंने देवगौड़ा के लड़के से कहा, तो लड़के के पास जब वो पहुंचा, क्योंकि वो मुस्लिम सीट थी और वो मुसलमान था लड़का, तो उसने कहा कि भाई 2 करोड़ रुपया दो, तुमको कर देते हैं। तो उसने हमको फोन किया, ने कहा भाई अगर तुम्हारे पास इतना रुपया हो तो तुम दो, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार की पूरी प्रकाष्ठा है। तो आज जो विषम स्थिति है, अभी आप देखिए, अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, उन्होंने आलू के भाव में बताया, अभी तीन साहब बोल रहे थे, उन्होंने भिंडी के भाव में बताया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दाम बंद हो। एक उत्पादन जो हो दूसरे उत्पादन तक ड्योढ़े से ज्यादा दाम नहीं लिया जाना चाहिए। आज यहां पर पूरी तरह से, जब मैं अटल जी के बारे में कहता हूं तो मुलायम सिंह जी के बारे में भी कह रहा हूं, पूरी तरह से समाजवादी सरकार वो कह रहे हैं समाजवादी दल एक वैचारिक दल भी है, लेकिन क्या दामवादों की तरफ बढ़ रहा है? दूर। आज देश विभक्त होने जा रहा है, कहीं ब्राह्मण समाज, कहीं यादव महासभा, कहीं छत्री महासभा, कहीं कायस्थ महासभा। भारतीय समाज कहां है? वो तो सतीश मिश्रा पूरे देश के ब्राह्मणों को एक करके मायावती के साथ ले जाना चाहते हैं, जहां लोकतंत्र की कोई चर्चा ही नहीं। भाई आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री के जाने पर सड़क रोकने का प्राविधान नहीं है। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्य का राज्यपाल, कोई रोकता नहीं, कोई सत्याग्रह करने वाला है नहीं। सड़क पर बैठ जाए, जेल जाए, यातना सहे, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं। अब कुर्बानी की उम्मीद हमसे और मंत्री कोई बनना चाहता है, तो कैसे निपटारा होगा? संसदीय लोकतंत्र कैसे चलेगा? समाजवाद के बारे में जिस देश में जो शुरुआत की है वो क्रांतिकारियों ने की। भगत सिंह ने सबसे समाजवादी पार्टी बनी, वो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ और दूसरा पटना के अंजुमन हाल में हुआ, जिसमें डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और ये सारे लोग गए। आज वो लोग नहीं है हमारे बीच में। आज संसद और अधिकारी और कर्मचारी ये देश के लूट के अड्डे बन गए हैं। अपना वेतन बढ़ा देते, आम आदमी एकदम जैसे भत्ते का आता है कि भत्ता ये, वेतन ये, लोकसभा या विधानसभा में सब एक हो, सब उस दिन सदन चलेगा। उस दिन सदन जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सोनिया गांधी और अडवाणी दोनों लोग पक्षधर हैं अंबानी के। भारतीय सुप्रीम कोर्ट एक लाचार अदालत है। एक मुकदमा गया दोनों भाइयों के झगड़े का, और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा? उसने कहा कि ये देश के बड़े उद्योगपति घराना है, मेरा अनुरोध है कि आपसी भाईचारे से इस मामले को तय करें। आपसे क्या मतलब है भाईचारे से तय करें या न करें? तो जो एक देश में विषम स्थिति पैदा होती जा रही है। अब आप देखिए, ये आजादी
जो भी लोग जान रहे होंगे यहाँ पर बैठे हैं कि आजादी कोई गांधी जी की वजह से नहीं मिली, यह आजादी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी बन गई थी। रूस में कम्युनिज्म आ चुका था, चीन में कम्युनिज्म आ चुका था। कम्युनिस्ट लोग बता रहे थे कि हमारा पैदल जाने का, लंदन पहुंचने का रास्ता क्या है। वो रास्ता ढाका होके लंदन पहुंचता था, कराची होता हुआ। और एक औरत जिसका नाम, जो चांकाई शेख की पत्नी थी, वो अमेरिकन थी। उसका अमेरिका पर दबाव कि अगर हिंदुस्तान तत्काल आजाद नहीं किया गया तो साम्यवाद सारी दुनिया में फैल जाएगा, फिर साम्यवाद को कोई नहीं रोक सकता। साम्यवाद के खतरे से ब्रिटिशर तैयार हुए और ये देश आजाद हुआ पूरी। और जब ये देश आजाद हुआ तो फिर गांधी तो बिल्कुल अलग कर दिए गए, गांधी बंटवारा नहीं, तो सारा बड़ा विरोध हुआ। वो तो बड़ी मुश्किल से कैबिनेट मिनिस्टर हुए हैं दोबारा। तो जो सारी स्थिति थी वो एक परिवार के आसपास टहल रही थी भारतीय राजनीति की। लेकिन उस परिवार के साथ एक वचनबद्धता की है। एक आप बताइए, इतनी बड़ी त्रिदशी हुई, उत्तराखंड पर कोई दल नहीं बोल रहा है। 2 दिन तक तो वहां का मुख्यमंत्री दिल्ली में रहा। उसने कहा हवाई जहाज उतरने का कोई साधन ही नहीं, रेल से क्यों नहीं आए। समझे आप, हजारों लोग मर गए। 3 दिन का जो गैप हुआ है उसी में लोग मरते गए। 3 दिन का साधारण गैप है, अन्न हो रहा है, तो वही लोग पैदा कर रहे हैं। तो मैं त्रिपाठी जी का और सभी लोगों का आभारी हूं। और ये ऐसे मौके हैं, बहस के मौके 10-5 मिनट में हल नहीं होते। तो उसमें तो यह है कि आदमी कहां से कहां कौन जुमला बिठा दे और सुनने वाला कहां से कहां ताड़ी बजा दे, बस वही है और कुछ नहीं। विशेष तौर पर आज किया आया कि प्रभात रंजन जी साहब इस मीटिंग में थे और उन्होंने पत्रकारिता का वो गौरव प्राप्त किया। सबसे बड़ी चीज ये है कि लखनऊ में एक शून्यता थी। लखनऊ में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके साथ आप अपनी बात वैचारिक दृष्टि पर रख सकते थे। इलाहाबाद में हैं, पटना में हैं, बनारस में हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर हलीम थे, मर गए। लालजी टंडन है तो उनके साथ ये बात जुड़ जाए कि वो भाजपा के हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इनके साथ एक ऐसा आदमी इस लखनऊ में आके बस गया और खड़ा हो गया, जो हमारे जैसे लोगों को एक ये उत्साहवर्धन करता है कि जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जेल जाएं या मारे जाएं या हमको कोई यातना हो तो उसके लिए एक आदमी इस शहर में खड़ा है।